हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान चर्चा में। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे समास पर, और इससे पूर्व हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में चर्चा कर ली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तभी आपके यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में समझ लेते हैं थोड़ा कि जिस समस्त पद के दोनों पद या सभी पद, दोनों पद या सभी पद प्रधान हों। ध्यान दीजिएगा, दो पद भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए यार दोनों पद या सभी पद प्रधान हों, तथा विग्रह करने पर क्या होगा, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो क्या आता है, और, अथवा, या, एवं, तथा, इत्यादि और आदि, ये सारे विग्रह करते समय ये सारे पद आते हैं, ये सारे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ये इसकी क्या है, पहचान भी है और परिभाषा भी है। तो देखिए क्या क्या बोला, दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर ये सब और अथवा, या, एवं, तथा, इत्यादि और आदि आदि लगते हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इसकी पहचान क्या है, पहचान अगर हम कहें, समस्त पद की पहचान है कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह यानी कि हाइफन, जो चिन्ह होता है जो उसको हाइफन भी अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या है, दाल और रोटी, क्या है, ये विग्रह है उसका। तो देखिए और बीच में आया है, और उसके बीच में अगर हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो दाल रोटी यानी कि बीच में योजक चिन्ह लग गया है। देखिए गुण या दोष, गुण दोष, गुण या गुण दोष का, देखिए गुण दोष का गुण और दोष नहीं होगा, क्या होगा, गुण या दोष होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम है, तो गुण या दोष आएगा। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, दोनों के बीच योजक चिन्ह लग गया है ना। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, आशा करती हूँ। आगे देखते हैं। देखिए जैसे क्या है, लाभ और लाभ हानि, तो ये क्या है, समस्त पद है लाभ हानि, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इस योजक चिन्ह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक द्वंद्व समास का समस्त पद है। और इसका क्या, लाभ अथवा हानि, अथवा क्यों आया है, क्योंकि क्या है, अथवा यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम है, और नहीं होगा, क्या होगा, अथवा। भूत प्रेत, तो भूत प्रेत आदि, भूत यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आ सके भूत और प्रेत आदि, और प्रेत आदि। देखिए फिर क्या है, तन मन धन, अभी बताया था कि एक दो पद हो सकते हैं या फिर दो से अधिक भी पद हो सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि दो पद हों। हमने आज अभी तक जितने भी समास पढ़े उसमें क्या था, दो पद था, एक था पूर्व पद और एक था उत्तर पद, लेकिन इस द्वंद्व समास एकमात्र हिंदी में एकमात्र ऐसा समास है जिसमें तीन पद भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे क्या कहता है, तन मन धन, तन मन धन, देखिए योजक चिन्ह तीनों में लगे हैं, तो इसका क्या विग्रह हो जाएगा, तन और मन और धन, है ना। तो इस तरह के कई शब्द ऐसे अन्य भी होंगे या अन्य हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ पे संक्षेप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लंबा हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि हर टाइप के आपके पास एक एक उदाहरण आ जाएं, तो इसीलिए मैं संक्षेप में बता करके आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि हमें पहले हमेशा हमें बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, और जब हम बेसिक समझ जाते हैं, जब हम उसका आधार भूमि तैयार कर लेते हैं, तो फिर हम उसमें डीप नॉलेज, उसका जो गहन अध्ययन हमको करना होता है, फिर हम करते हैं। क्योंकि क्योंकि जो मेरी ये वीडियो है, ये मैंने छोटी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई है, 6th से लेकर के
10th या 12th तक के बच्चों के लिए। और उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं संक्षेप में और इस हिसाब से उसको तैयार करती हूँ, जिससे कि आप लोग उसको समझ सकें। सबसे पहले आपका एक आधार भूमि आपकी बन जाए, आपका बेसिक नॉलेज तैयार हो जाए। अब देखिए, जैसे द्वंद्व समास है, तो अगर मैं डीप की बात करूं, तो अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो द्वंद्व समास के भी अन्य 3 भेद भी होते हैं। एक होता है इतरेत्वर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, लेकिन इन पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और जैसे देखिए तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में 6 तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने कर दिया था डिस्कस, 6 उसमें, जो कि कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष तक। लेकिन इसके अलावा भी उसके अन्य भेद होते हैं, जैसे कि अलुक तत्पुरुष होता है, न तत्पुरुष होता है, लुप्त पद तत्पुरुष होता है, मध्य पद तत्पुरुष होता है। तो उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, एक अन्य वीडियो बनाऊँगी और उस पर आपके साथ उस पर डिटेल से मैं डिस्कस करूँगी। किंतु इस वीडियो में इसलिए मैंने कम बनाया है, इसमें संक्षेप में इसलिए बनाया है क्योंकि यह वीडियो मैं 9th 10th तक के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। कक्षा 9 से 10 या फिर 11 11 12 वाले भी चल सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी होगा। लेकिन और अन्य लोगों के देखिए, हर जगह अगर हम परीक्षा कंपटीशन की बात करें तो सब जगह क्या होता है, हमारा बेसिक ही पूछा जाता है। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद थोड़ा डीप पूछा जाता है, जिस तरह से हमारा लेवल होता है, जिस तरह से सिलेबस होता है। तो जिन लोगों को बेसिक नॉलेज, जिसको बेसिक ज्ञान प्राप्त करना है, वो यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं डिटेल में भी समासों पे वीडियो बनाऊंगी, जो कि हर समास के अलग अलग भेद भी होते हैं, जो उन पे भी वीडियो बनाऊंगी। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर। अब देखिए, चलो थोड़ा बहुब्रीहि समास को भी देख लेते हैं। अब देखिए इसका, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई पद प्रधान नहीं होता, ना उत्तर पद न पूर्व पद, और जो पद दोनों पद जब मिलते हैं तो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इसको पहचानने का तरीका, इसकी पहचान क्या है, या फिर इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कि इस समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। ये देखिए सबसे बड़ी बात, कि जो ये समस्त पद है वो क्या होता है, वो समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का काम कर लेता है। अलग मतलब उससे किसी तीसरे का ही अर्थ निकलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरी पहचान, इसकी एक बड़ी पहचान क्या है, विग्रह करते समय वाली पहचान है, कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या है, क्या आता है, जिसका, है जिसके, है जो, या वाला, इस तरह के शब्द आते हैं। इसकी एक पहचान ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुब्रीहि समास को इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सबसे बड़ी बात। फिर क्या है, तीसरे ही पद की ओर संकेत करता है। और क्या है, किस तरह से पहचान सकते हैं कि जो समस्त पद होता है, जो पद इसका समस्त पद होता है, समास होता है, किसी संज्ञा के विशेषण का, विशेषण पता है ना कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट करते हैं, तो किसी अन्य संज्ञा यानी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, या वो पौराणिक व्यक्ति हो सकता है या कोई अन्य चीज़ हो सकती है, उसके बारे में उसके अन्य संज्ञाएं हो सकती है, उसके बारे में ये क्या करता है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है। देखिए उदाहरण से हम समझ जाएंगे। त्रिलोचन, तो 3 हैं लोचन जिसके। अब देखिए 3 हैं लोचन जिसके, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 लोचन किसके हैं, भगवान शिव के हैं। तो ये त्रिलोचन किसके लिए आया होगा, फिर शिव जी के लिए आया है। तो देखिए ये है त्रिलोचन है, और ये जो समस्त पद है ये किसकी विशेषता को प्रकट करता है, किसी संज्ञा की। वो संज्ञा कौन है, शिव जी हैं, और शिव जी के क्या है, 3 लोचन हैं। तो हमने विग्रह करके तो कर दिया, 3 हैं लोचन जिसके, और अर्थात यहाँ पे हमको लिखना होता है अर्थात शिव, यहाँ पे अर्थात शिव, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे है विषधर, विष को धारण करने वाला, तो विष को धारण कौन करता है, सर्प धारण करता है, तो सर्प की संज्ञा आ गई कि वो विषधर है। तो क्या है, सर्प के लिए विशेषण आ गया है, इस सर्प संज्ञा के लिए विशेषण क्या है कि वो विषधर है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, विष को धारण करने वाला, तो फिर से बीच में आ गया है अर्थात सर्प। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि कौन है, मृत्यु को जिसने जीत लिया है वो कौन है, अविनाशी कौन है, वो शंकर हैं, शिव जी हैं, तो शंकर या शिव है ना।
तो मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला। तो यहाँ पे भी इसकी विशेषता क्या है कि ये मृत्युंजय है। तो ये समस्त पद ही एक क्या है, विशेषण है, और किसकी विशेषता, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो बस यहीं पे इसको हमको समझना होता है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए घन श्याम, तो घन श्याम यानी घन के समान श्याम है। जो घन मतलब बादल, तो कृष्ण को माना जाता है ना कि वो काले हैं, श्याम रंग के हैं, तो घन के समान श्याम है जो, यानी कि कृष्ण भगवान है ना। तो देखिए पौराणिक शब्द विशेष की क्या बताई गई है, विशेषता बता दी गई है। जैसे पंकज, पंकज यानी पंख में पैदा हो जो, पंख यानी होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़, अज मतलब जन्म लेना, तो पंकज यानी कि पंख में कीचड़ में पैदा होने वाला, हो जो। तो यहाँ पे हमने विग्रह किया है, तो इस तरह के शब्द आते हैं, है जो, है जो, जिसका, है ना। अभी अभी मैंने ये बात आपको बताई थी। तो क्या है, तो यानी उसको वो कौन होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, कमल होता है, तो कमल की विशेषता। अब क्या है, नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। तो फिर देखिए चतुर्भुज, तो चार हैं भुजाएं जिनकी, यानी कि चतुर्भुज किसको कहा जाता है, विष्णु भगवान को कहा जाता है। और दशानन यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि रावण। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी संज्ञा की के विशेषण का कार्य कर रहे हैं, और क्या बन रहे हैं ये फिर इस तरह से। और विग्रह भी आप समझ गए हैं कि किस तरह से हो रहा है। तो ये बहुव्रीहि समाज के उदाहरण है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात आती है सामने कि जैसे देखिए नीलकंठ है, तो नीलकंठ है यानी कि नीला कंठ, यानी हम यहाँ इसका विग्रह ये भी कह सकते हैं ना, नीले कंठ वाला। तो ये क्या हो, नीले कंठ वाला, यानी कि ये कर्मधारय समास भी बन रहा है, क्योंकि किसी एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य है ना। लेकिन क्योंकि कंठ क्या है, नीला कंठ, इसको हम क्या कह सकते हैं, नीला कंठ। तो नीला और कंठ, कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीला है, नीले कंठ वाला नहीं होगा, नीला कंठ है इसका। तो देखिए कर्मधारय समास भी बन रहा है ना। तो लेकिन क्या होगा, ये कर्मधारय समास तो है, लेकिन ये किसी पौराणिक व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, यानी कि शिवजी के बारे में बता रहा है, तो तब हमें इसको बहुव्रीहि समास मानना पड़ेगा। परंतु अगर आपको जैसे ऑप्शन के रूप में आता है मोस्टली क्वेश्चन, तो सपोज उस ऑप्शन में क्या है, बहुव्रीहि समास नहीं है, तो तब हम नीलकंठ को कर्मधारय समास लिख सकते हैं। परंतु हमको क्या करना पड़े, वरीयता कहेंगे कि अगर हमें नीलकंठ कर्मधारय और बहुव्रीहि में से किसी को चुनना हो, तो वहाँ पे हम बहुव्रीहि समास ही करेंगे। ये इसे क्योंकि बहुव्रीहि समास को ही, क्योंकि एक बहुव्रीहि समास एक क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाला समास है, अर्थ की दृष्टि से माना जाता है, और जो अन्य समास है वो स्वरूप की दृष्टि से होते हैं। तो देखिए अब जैसे चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में भी यही समस्या सामने आती है कि इसको द्विगु समास माना जाए या फिर बहुव्रीहि। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं बहुव्रीहि समास और द्विगु समास का अंतर, बहुव्रीहि समास और क्या कहते हैं बहुव्रीहि समास और द्विगु समास और कर्मधारय, इन सब के बाद अलग अलग इस पर मैं इनका पूरा उसको बता दूंगी कि किस तरह से इनमें अंतर समझा जा सकता है और किसको ज़्यादा महत्व देना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा मनोबल बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपके लिए अन्य अच्छी जानकारियाँ ला सकूं। और जल्द ही मैं मिलती हूँ आपके साथ इसी सीरीज़ की अन्य वीडियोज़ के साथ, और जिसमें कि मैं आपको ये द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में भी और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, और अन्य सीरीज़ इसी के साथ की अन्य जानकारियाँ आपके लिए लाऊंगी। धन्यवाद।